मेरे स्नेही मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे रतन टाटा जी के बारे में बात करने जा रहा हूं और सच यह है कि रतन टाटा जी के माध्यम से जो व्यावसायिक नैतिकता के प्रतिमान होते हैं, उन पर कुछ बातें करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से रतन टाटा जी के प्रति बहुत बहुत और बहुत पवित्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये श्रद्धांजलि इसलिए है क्योंकि रतन टाटा जी एक वास्तव में जिसे महामानव कहते हैं, वे थे। परीक्षा की दृष्टि से मैंने इस विषय को इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें मैं एक प्रकार से नैतिकता का प्रतिमान मानता हूं। और केवल रतन टाटा जी को ही नहीं, बल्कि सच पूछिए तो पूरे के पूरे टाटा प्रतिष्ठान को। जी हां, व्यावसायिक नैतिकता का प्रतिमान। 1970 से मेरी यादें ताजी हैं। बहुत सी घटनाएं तब से लेकर के आज तक मेरे दिमाग में ताजे रूप में मौजूद हैं, जैसे कि झील का बिल्कुल ताजा ताजा पानी होता है। टाटा कंपनी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी यादें बहुत ही व्यावहारिक किस्म की जो हैं, मेरे दिमाग में हैं। जब हम लोग छोटे थे, टाटा सुनते थे। गाड़ियों के पीछे लिखा जाता था टाटा। जब किसी से विदाई ली जाती थी तो कहा जाता था टाटा। और केवल यही नहीं था, अगर कोई सामान, कोई भी वस्तु टाटा कंपनी की बनी हुई है तो उसे खरीदने में कभी झिझक ही नहीं होती थी। उस कंपनी के सामान को खरीदते समय कभी दिमाग में ये बात आती ही नहीं थी कि ये सामान नकली होगा और इसकी कीमत ज्यादा होगी। इतनी बड़ी विश्वसनीयता टाटा कंपनी की थी। इसके बारे में मैं आपसे एक छोटा सा संस्मरण साझा करना चाहूंगा। यह संस्मरण सीधे कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक घटना है। भोपाल का जो प्रशासनिक एकेडमी है, उसमें मुझे व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। उसमें जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो आए हुए थे, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। उसमें मुझे नैतिकता पर ही व्याख्यान देना था, एथिक्स पर। दोस्तों, अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले मैंने एक प्रश्न किया। मैंने प्रश्न ये किया कि आप सब ये बताइए, 3 कंपनियों के मैंने नाम लिए और 3 कंपनियों के जो मालिक हैं उनके भी नाम लिए। उसमें एक नाम टाटा कंपनी का था, रतन टाटा जी का था। 2 कंपनियों के और नाम थे। बेहतर होगा कि मैं उनके नाम न लूं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि वो कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी मोटी नहीं है। उनके नाम भी किसी भी मायने में छोटे मोटे नहीं हैं। इन तीनों कंपनियों का नाम लेने के बाद मैंने वहां उपस्थित नौजवानों से, जो सिविल सर्वेंट बन चुके थे, जिनकी ट्रेनिंग हो रही थी, उनसे मैंने एक प्रश्न किया कि इन तीनों में से आप किसे सम्मानित करना चाहेंगे। अगर मैं कहूं कि इन तीनों में से एक नाम आपको चुनना है सम्मान देने के लिए, तो आप किसे चुनना चाहेंगे? सभी ने, आप आश्चर्य करेंगे, सभी ने रतन टाटा, टाटा ग्रुप के लिए हाथ उठाया। फिर मेरा अगला प्रश्न था कि ऐसा क्यों? तो उन सब का उत्तर था विश्वसनीयता, कि टाटा कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही हाई लेवल की क्रेडिबिलिटी है। अगर टाटा है तो वहां अविश्वास नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर कोई कंपनी, और इतने लंबे समय तक जो कंपनी चली आ रही हो, यदि उसने जन विश्वास इतना जबरदस्त रूप से अर्जित किया हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कंपनी क्या सच में व्यावसायिक नैतिकता के प्रतिमान स्थापित नहीं करती है? यह जनरल नॉलेज का एक सिंपल सा प्रश्न है कि अभी तक हमारे यहां जितने भी भारत रत्न दिए गए हैं, उनमें से एक ही भारत रत्न अभी तक कंपनी के मालिक को दिया गया है। कंपनी के मालिक ही कहना चाहिए, कंपनी के मालिक को दिया गया है। और यह कंपनी थी टाटा ग्रुप, और उस समय इसके मालिक थे JRD टाटा। JRD टाटा अभी तक हमारे देश के पहले ऐसे उद्योगपति हैं जिन्हें हमारे देश ने भारत रत्न के अलंकार से विभूषित किया है। कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी ही, सामान्य बात तो नहीं है। आप देखिए कि अब जबकि रतन टाटा जी नहीं रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हर्ष गोयनका क्या कहते हैं। मैं यहां हर्ष गोयनका जी को इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनके शब्दों पर बहुत भरोसा है। ये उस तरह के उद्योगपति हैं
जो सच कहने का साहस रखते हैं। हर्ष गोयनका। बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। टाइटन आप जानते हैं कि घड़ी बनाने वाली कंपनी है और उसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी टाटा ग्रुप की भी थी। अभी भी हो तो मुझे नहीं मालूम। टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं है। ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। वे हमेशा हमारी यादों में ऊंची उड़ान भरेंगे। ये हर्ष गोयनका जी के शब्द हैं। यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अखबारों में, यहां तक कि पार्लियामेंट के डिबेट में अक्सर कुछ लोगों के नाम सुनते हैं और उन लोगों के नाम के साथ ये जोड़ा जाता है कि सरकार का इन्हें समर्थन है या सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो इन लोगों के लिए बनाती है। इस तरह के कुछ ग्रुप्स हैं जिनके नाम आप लगातार राजनीतिक बहसों में सुनते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या उस तरह की बहस में कभी आपने टाटा ग्रुप का नाम सुना कि सरकार टाटा ग्रुप के लिए ये काम कर रही है, ये पॉलिसी लेकर के आई है? आपने शायद ही कभी सुना हो, शायद ही कभी सुना हो। सुना ही नहीं होगा, शायद की क्या बात है, कम से कम मैंने तो नहीं सुना। आपको मालूम है कि सन 2008 में मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था तो ताज होटल पर हुआ था। ताज होटल टाटा ग्रुप का है और ताज होटल में जो इनके एम्प्लॉय कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, उनके लिए रतन टाटा जी ने क्या आदेश दिया आप शायद कल्पना नहीं कर सकेंगे। जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार के पूरे भरण पोषण की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप ने ली। उन्हें मकान बनवा बनवा करके दिए, उनके बच्चों को पढ़ाने का खर्चा उठाया, जो घायल हो गए उनका पूरा इलाज कराया। यानी कि जिन्होंने भी यहां तकलीफें उठाई या जो नहीं रहे, उनके परिवार को बाद में कोई आर्थिक तकलीफ उठानी नहीं पड़ी। अब ये बात अलग है कि जिसे आपने खो दिया है उसकी तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती, वो तो संभव ही नहीं है। दोस्तों, यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि टाटा ग्रुप की जो मुख्य इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है वो टाटा सन्स है और इसका जो लाभ है वो ज्यादातर टाटा ट्रस्ट को जाता है और यह ट्रस्ट इसका इस्तेमाल सामाजिक कामों के लिए करती है। इस बारे में भी टाटा कंपनी बहुत फेमस है। उसने जिस तरीके के सामाजिक कार्य किए हैं, आप देखें परमाणु ऊर्जा के लिए, कैंसर के लिए, और किस किस तरह के काम टाटा ट्रस्ट कर रहा है। मैंने इस विषय को चुना है, क्यों? इसलिए चुना है कि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जनरल स्टडीज का जो 4th पेपर है उसमें नैतिकता की बात की जाती है, उसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, इस पृष्ठभूमि के जरिए मैंने ये बताने की कोशिश की है। मैं थोड़े से प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं जो इस बार की मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनका संबंध अभी उससे है जिसकी चर्चा मैंने अभी की है। एक प्रश्न देखिए जो जनरल स्टडीज के 4th पेपर में पूछा गया है। नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है। मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। चर्चा कीजिए कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं। दोस्तों, यह जनरल स्टडीज के 4th पेपर का एक प्रश्न था। अब मैं आपको जनरल स्टडीज के 2nd पेपर का प्रश्न पढ़ करके सुना रहा हूं जो इसी साल के मुख्य परीक्षा से है। इसे ध्यान से सुनिएगा। कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। टिप्पणी कीजिए। अभी मैंने टाटा ट्रस्ट की बात की, उनकी चर्चा यहां की जानी चाहिए। आगे के लिए मेरी यह सलाह है। इसके बाद देखिए कि और एक प्रश्न पूछा गया है और मजेदार बात है कि प्रश्न जनरल स्टडीज के 1st पेपर में है। इसमें पूछा गया है, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा?
क्या आपको नहीं लगता कि इसमें टाटा ट्रस्ट की बात की जा सकती है कि वो किस तरीके के काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं? क्या इससे सही मायने में सामाजिक आर्थिक विकास को गति नहीं मिलेगी? तो दोस्तों, 3 प्रश्न आप सोच करके देखिए कि नैतिकता से जुड़े हुए थे, जो जनरल स्टडीज के फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ पेपर में पूछे गए थे। इसलिए मैंने कुछ घटनाओं की भी आपसे चर्चा की है, ताकि आपके दिमाग में वो तथ्य मौजूद रहें जिनका उपयोग आप एग्जामिनेशन के अपने आंसर में कर सके। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।